Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज रेट पॉलिसी इन इंडिया। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सचेंज रेट के बारे में कि एक्सचेंज रेट क्या होती है और दो जो सिस्टम एक्सचेंज रेट के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उन दोनों ही सिस्टम्स के अंडर एक्सचेंज रेट कहाँ पे डिटरमाइन होती थी, क्या सिस्टम था डिटर्मिनेशन का, जो तीन पॉलिसीज थी रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मिंट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और बीओपी थ्योरी। तो इन सबको हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज रेट पॉलिसी इन इंडिया। तो जो भी इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारा एक्सचेंज रेट कैसे सिस्टम्स का इवेल्युएशन हुआ, कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफ में बता देती हूँ एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या मतलब क्या था, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम क्या क्या मतलब होता था। तो एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ ए नेशन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर नेशंस करेंसी। किसी भी एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किसी दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू में। तो जब हम एक किसी कंट्री की करेंसी को या करेंसी को हम दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और जिस स्पेसिफिक रेट के ऊपर वो कन्वर्जन होता है उस रेट को बोलते हैं हम एक्सचेंज रेट। ठीक है। सो इट इज़ द प्राइस ऑफ ए नेशंस करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर नेशंस करेंसी। जैसे $1 की वैल्यू 73 रुपीज़, तो उस डॉलर की वैल्यू, डॉलर किसकी करेंसी है, यूएस की, और रुपीज़ इंडिया की। तो डॉलर, अमेरिकन डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़, तो उसको बोलेंगे हम एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर। So exchange rate is an important factor that determines the country's economic condition. It allows the country to trade with other countries. So there are mainly two types of exchange system. First, flexible exchange rate system and fixed exchange rate system. अब flexible exchange rate system में क्या होता था, the currency value is allowed to fluctuate, कि जैसे भी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से या मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर करेंसी की वैल्यू को अलाउ करते हैं फ्लक्चुएट होने के लिए। वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती थी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर। अगर डिमांड ज़्यादा होती थी किसी भी करेंसी की तो उसकी वैल्यू राइज हो जाती, अगर डिमांड कम होती तो वैल्यू कम हो जाती। बट फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के अंदर क्या था, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी और टू गोल्ड। किसी भी नेशन की करेंसी की वैल्यू किसी भी दूसरी करेंसी के साथ फिक्स की जाती थी, जो स्टेबल रहती थी, और उसको फिक्स्ड एक विद इन नैरो बैंड या विद इन एक नैरो रेंज हम उसको मेंटेन करके रखते थे, स्टेबल करके रखते थे। करंटली इंडिया मेंटेन्स अ फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम इन विच इज ए हाइब्रिड ऑफ द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ एक्सचेंज सिस्टम का इंडिया के अंदर। Since independence, the exchange rate system in India has transited from a fixed exchange system to the present form of market determined exchange rate regime. स्टार्टिंग में क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद से हम जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम था दैट वाज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम टाइप, और उससे आज हम कैसे हमारा जो प्रोग्रेस की हमने, कैसे हम ट्रांजिट हुए, कैसे ट्रांसफ़र हुए, कैसे मूव हुए, किस पे आज की जो प्रेजेंटली कौन सा सिस्टम अडोप्ट कर रखा हमारी कंट्री ने, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज सिस्टम यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। तो हम कैसे किस प्रोसेस के थ्रू हम उस फिक्स्ड से फ्लैक्सिबल के ऊपर मूव हुए हैं, तो वो सारा इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्सचेंज मैनेजमेंट फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट टाइम्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जो भी पीरियड रहा है इवोल्यूशन का एक्सचेंज रेट सिस्टम का। फर्स्ट इज 1947 टू 71, दैट इज पर वैल्यू सिस्टम। सेकेंड इज बेस्ट रिजाइम इन 1971 टू 1992, एंड थर्ड वन इज लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन तीनों ही सिस्टम्स को हम, तीनों ही पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सो फर्स्ट हमारा आता है पर वैल्यू सिस्टम, दैट वाज फॉर द पीरियड 1947 टू 1971। इस पीरियड के दौरान इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता था अंडर ब्रेटन वुड सिस्टम, कि जो भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ थे, तो उन्होंने जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे जो भी उन्होंने फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम को अडोप्ट किया।
अंडर दिस सिस्टम द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड वॉज इंट्रोड्यूस। इसके बारे में हम लास्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्या था, किसी भी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में डिसाइड करना। सो द यूनाइटेड स्टेट वॉज टू मेंटेन द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो यूएस ने क्या किया कि अपने जो डॉलर का प्राइस है वो गोल्ड के साथ फिक्स किया, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। तो इट वॉज टू मेंटेन द प्राइस ऑफ गोल्ड फिक्स्ड एट $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, कि पर गोल्ड के पर आउंस की वैल्यू कितनी होगी, $35। एंड इसमें क्या था, फिर बाकी जो करेंसीज थी, बाकी जो नेशंस थे, उनको अपनी करेंसी को फिर फिक्स करना था, पेज करना था विद डॉलर। सो एंड was supposed to exchange dollars for gold at that price without restrictions और limitation। क्या किया इस सिस्टम के अंदर, यूएस ने अपने जो डॉलर के प्राइस है वो गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया, जिसका क्या वैल्यू रखेगी, $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। एंड इट वॉज सपोज टू एक्सचेंज डॉलर्स फॉर गोल्ड। वो डॉलर्स को गोल्ड के साथ कन्वर्ट कर सकता था, एक्सचेंज कर सकता था एट दैट प्राइस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिटेशन। यानी उसके पास इतने गोल्ड रिजर्व सफिशिएंट, जितना अमाउंट ऑफ डॉलर इकोनॉमी के अंदर है उतना उसके पास गोल्ड रिजर्व होना रिक्वायर मैंडेटरी था फॉर एक्सचेंज पर्पज। अदर नेशंस वर रिक्वायर्ड टू फिक्स द प्राइस ऑफ देयर करेंसी डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। बाकी नेशंस क्या करेंगे, फिर अपनी करेंसी की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर उनको फिक्स करनी थी या फिर गोल्ड के साथ फिक्स करनी थी। अकॉर्डिंगली वो डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाती है। द एक्सचेंज रेट कुड फ्लक्चुएट विद इन प्लस और -1% अराउंड द एग्रीड पर वैल्यू। तो जो फ्लक्चुएशन वैल्यू थी कि एक रेंज रखी गई जिसमें किसी भी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी की वैल्यू है, वो फ्लक्चुएट हो सकती थी कितनी, +-1% अराउंड द एग्रीड पर वैल्यू। जो वैल्यू डिसाइड की गई थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर फिक्स की गई थी, उस रेंज से वो +-1 अबो और बिलो वो फ्लक्चुएट कर सकती थी। सो देयरफॉर द इंडियन रुपीज एक्सटर्नल पर वैल्यू वॉज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अब उसमें क्या हुआ, तो इंडियन रुपए की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फिक्स कर दी गई। फिर क्या हुआ कि 1960s के अंदर इंडिया का जो बजट डेफिसिट था वो काफ़ी हाई था। बजट डेफिसिट यानी बीओपी, जिसमें उसके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा थे। एंड इट वॉज नॉट इन अ स्टेट टू बोरो। ऐसे इस पोजिशन में भी नहीं था कि वो उधार ले सके, बोरो कर सके। साथ में ही कुछ वॉर सिचुएशन हुई 1962 के अंदर, 1965 के अंदर चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, जिससे काफ़ी प्राइस, जनरल प्राइस लेवल वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इट वॉज बिकेम मैंडेटरी टू डिवैल्यू रुपये का डिवैल्यूएशन करना। डिवैल्यूएशन आप समझते हो, डेलिबरेटली किसी करेंसी की, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना। तो इट वॉज बिकेम मैंडेटरी कि रुपये को डिवैल्यू करना मैंडेटरी हो गया। तो 1966 के अंदर जो डिवैल्यूएशन हुआ रुपये का इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, उससे क्या हुआ, रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द पर वैल्यू ऑफ रुपये की जो पर वैल्यू है वो कम हो गई डिवैल्यूएशन से। But from 1966 to 71, the exchange rate of rupee remained unchanged, and this per value system of exchange rate was followed। 1971 तक ये per value system को follow किया गया। Till then the breakdown of Bretton Woods system, जब ब्रेटन वुड सिस्टम जब तक कोलैप्स नहीं हो गया, 1971 के अंदर कोलैप्स हुआ था, तब तक इस पर वैल्यू सिस्टम को फॉलो किया गया। पोस्ट विच उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द करेंसी अडोप्टेड फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दिस वॉज पर वैल्यू सिस्टम कि यूनाइटेड स्टेट अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फिक्स करेगा और बाकी नेशंस है वो गोल्ड के साथ या फिर डॉलर के साथ अपनी करेंसीज की वैल्यू फिक्स करेंगे। ठीक है, वी अलाउिंग उसको 1 + -1 उसको फ्लक्चुएशन अलाउ करेंगे विद इन द रेंज। उसके बाद फिर इंडिया की हम बात डिस्कस कर रहे हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि बजट डेफिसिट हाई हो गया या वॉर की सिचुएशंस थी जिससे रुपये को डिवैल्यू करना पड़ा। ठीक है, डिवैल्यूशन से क्या हुआ, रुपये की जो पर वैल्यू है वो कम हो गई। बट 1971 तक ये सिस्टम को इंडिया ने फॉलो किया और 1971 में जब ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द करेंसी जितने भी IMF के मेंबर थे सबने फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद आता है पेस्ट रिजाइम 1971 to 1992। With the breaking down of the Bretton Woods system, India moved towards the past exchange rate system. The Indian rupee was linked to UK pound sterling.
हाउएवर ऑल्दो ए करेंसी पेज कैन मिनिमाइज फ्लक्चुएशन, यानी करेंसी को किसी एक दूसरी करेंसी के साथ फिक्स कर देना, पेज कर देना, एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द इम्बैलेंसेज बिटवीन द कंट्रीज. Therefore, in 1975, rupee was pegged to a basket of currencies, and this was done to ensure stability of rupee and avoid weakness associated with the single currency peg. जब किसी करेंसी को किसी पर्टिकुलर करेंसी के साथ फिक्स किया जाता है उसके एक्सचेंज रेट को, तो फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करता है, बट एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द इम्बैलेंसेज बिटवीन द कंट्रीज, क्योंकि किसी भी कंट्री के बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं और कोई पर्टिकुलर करेंसी होती है वो बहुत मतलब वोलेटाइल होती है, मतलब एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. So the countries can choose to peg their currency to a weighted average of several currencies. एक करेंसी बास्केट जिसके अंदर बहुत सारी करेंसीज होगी, उनके वेटेड एवरेज से अपनी करेंसी को पेज कर सकती है. सो इंडियन जो रुपये था उसको पाउंड, जो यूके की करेंसी थी पाउंड स्टर्लिंग, उसके साथ लिंक किया गया. स्टर्लिंग था, पाउंड स्टर्लिंग था, वो फिक्स था इन टर्म्स ऑफ डॉलर. सो इंडियन रुपीज वॉज ऑल्सो फिक्सड इन टर्म्स ऑफ डॉलर. तो जो एक सिंगल करेंसी पेज से जो वीकनेस आ सकती थी, जो डिफिकल्टीज आ सकती थी, उनको अवॉइड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए और एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रुपये को 1975 के बाद से एक बास्केट ऑफ करेंसी के साथ पेज कर दिया गया. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 90s के अंदर 1990 और 91 के अंदर इंडिया फेस्ड अ मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस फेस किया, बीओपी डेफिसिट इंक्रीज हो गया. द सोवियत यूनियन वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन 1960s. ठीक है, एज द सोवियत यूनियन स्टार्टेड टू क्रैक इन 1980s के अंदर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्रैक जब उसने मतलब विखंडन हुआ, तो इंडियाज एक्सपोर्ट्स वेंट डाउन सिग्निफिकेंटली. इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए क्योंकि उस टाइम 1960s के अंदर बहुत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था सोवियत यूनियन, और जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इंडिया के एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गए. एंड ड्यू टू गल्फ क्राइसिस 1990 के अंदर जो गल्फ क्राइसिस आया था, खाड़ी संकट, उसकी वजह से जो प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम था इंपोर्ट्स का, तो उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए. इससे क्या हुआ, ये दो मेन रीजन थे जिन्होंने इंडिया के अंदर बीओपी क्राइसिस लेके आए 1991 के अंदर. हालांकि 1991 में जो बीओपी क्राइसिस आया उसका ऐसा नहीं था कि वो इन दो रीजन की वजह से था, उसकी जो रूट्स थी वो 1979 और 81 के अंदर ही डेवलप हो गई थी. उस टाइम में एक सूखा जब अकाल पड़ा था और कुछ ग्लोबल ऑयल शॉक आए थे, जैसे कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशन हुई थी ईरान के अंदर, उसकी वजह से, तो उस वजह से भी काफ़ी मतलब उसकी रूट्स वहीं पर डेवलप हो गई थी 1991 के अंदर जो बीओपी डेफिसिट आया. तो इस केस में क्या हुआ, इंडिया वाज फोर्स टू बोरो मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगेंस्ट द कंट्रीज गोल्ड रिजर्व. अपनी खुद के गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट इंडिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने के लिए, बोरो करने के लिए फोर्स हो गया इसके अंदर, क्योंकि उसके पास बहुत कम रिजर्व, मतलब एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए थे. एज अ रिजल्ट ऑफ बीओपी क्राइसिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैड फॉलन टू लो लेवल्स. इतने फॉरेन एक्सचेंज इतने कम हो गए थे कि दैट वर नॉट इनफ टू पे इवन अ मंथ ऑफ इम्पोर्ट्स, कि एक महीने का इम्पोर्ट करने के लिए भी उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी नहीं थे. द पॉलिसी मेकर्स डिस्कस्ड वेरियस वेज टू डील विद द क्राइसिस एंड दैट इवेंचुअली लेड टू लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, आपने पहले पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो उनका जो रिफॉर्म्स आए थे वो यहीं से शुरुआत हुई थी उनकी. जो ये बीओपी क्राइसिस आया था 1990s के अंदर, 1991 के अंदर, तो उस टाइम में हमारे इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा थे कि हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ा हमारे गोल्ड रिजर्व्स के अगेंस्ट, और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इतने ज़्यादा इतने कम थे कि हम एक महीने का इंपोर्ट्स करने के लिए भी दे वर नॉट इनफ. सो इन सब ने मिलके वी क्या किया, दे ऑल दिस क्राइसिस, ऑल द वेरियस जो भी पॉलिसी मेकर्स ने जो अलग अलग एफर्ट्स किए अपने इस क्राइसिस को डील करने के लिए, एंड दैट इवेंचुअली लेड टू लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. उसके बाद फिर आता है हमारा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, LUMS. There was a two-step devaluation of rupee in 1991 by the RBI, which ended the past exchange rate system. जो past exchange rate system था उसको ख़त्म कर दिया and marked the beginning of the market determined exchange rate system.
मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज सिस्टम की बिगनिंग यहाँ से हुई 1991 में जो रिफॉर्म्स आए, जो वैल्यूएशन हुआ उसके बाद से। अंडर दिस सिस्टम रुपये वॉज मेड पार्शली कन्वर्टेबल, रुपये को पार्शली कन्वर्टेबल बना दिया गया इसमें। दिस पार्शली कन्वर्टेबल ऑफ रुपये इज नोन एज द ड्यूअल एक्सचेंज सिस्टम, 60-40 रेशियो सिस्टम। पार्शियली कन्वर्टेबल कर दिया गया रुपए को। कन्वर्टिबिलिटी, किसी भी करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अ करेंसी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर करेंसी विदाउट एनी लिमिटेशन और विदाउट एनी कंट्रोल, कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में इजीली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी करेंसी को फुली कन्वर्टेबल कब बोलेंगे? व्हेन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर करेंसी एट द मार्केट प्राइस ऑफ दैट करेंसी, कि जो भी करेंसी का मार्केट प्राइस है उसके पर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो इस सिस्टम के अंदर रुपये वॉज मेड पार्शियली कन्वर्टेबल। क्या पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपये इज नोन एज द ड्यूअल एक्सचेंज सिस्टम। देन 60-40 रेशियो सिस्टम। 60-40 रेशियो सिस्टम क्या था कि जो 40% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है दैट वर टू बी सरेंडर्ड एट ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एंड 60% of the foreign exchange earnings to be surrender at market determined exchange rate system, कि 40% है वो तो ऑफिशियल एक्सचेंज सिस्टम की जो ऑफिशियल रेट होगी उसके ऊपर एक्सचेंज होगी, और 60% है वो मार्केट डिटरमाइंड जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर एक्सचेंज होगी। द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू ईज द ट्रांजिशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एंड इट बिगेन फ्रॉम March 1, 1992. Since India was going through a period of deficit, it was very risky to impose full convertibility of the rupee, कि हम उसको fully convertible नहीं कर सकते थे क्योंकि BOP deficit में था. So it was very risky. So LUMS was set up to boost the foreign exchange earnings to improve the BOP situation. Since LUMS was only a transitional mechanism, कि हम एक एक्सचेंज रेट सिस्टम से हम दूसरे एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर मूव कर गए, ये ट्रांजिशनल एक ट्रांजिशन फॉर्म है। इट वॉज रिमूव्ड इन 1993 एंड द मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स दैट द 60-40 रेशियो था उसको रिमूव कर दिया गया। इसमें भी अब क्या हम किस पे शिफ्ट हो गए? मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर है, ठीक है, कि 100% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट वॉज नाउ कन्वर्टेड एट मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले क्या था? 60-40 रेशियो, कि 60% है वो कन्वर्ट होगी मार्केट रेट के ऊपर, मार्केट जो डिटरमाइंड रेट होगी, 40% होगी वो जो ऑफिशियल डिटरमाइंड रेट है बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, उसके ऊपर कन्वर्ट होगी। अब उस सिस्टम को छोड़ दिया गया 1993 के अंदर। जो 60-40 रेशियो सिस्टम था, ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम था, दो एक्सचेंज रेट जब वर्क कर रही थी, फंक्शन में थी। अब क्या था कि 100% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट वॉज नाउ कन्वर्टेड एट मार्केट बेस एक्सचेंज रेट system. Also in 1994 the current account was made fully convertible. Thus when rupee became a floating currency, the current account of India was made fully convertible, but the capital account was only partial convertible. This was done to protect domestic market from foreign competition. फिर 1994 के अंदर करंट अकाउंट वॉज मेड फुली कन्वर्टेबल, यानी जितने भी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है उन ट्रांजैक्शन के पर्पज़ के लिए करेंसी वॉज द इंडियन करेंसी वॉज रुपये वॉज फुली कन्वर्टेबल, कि हम रुपये को दूसरी करेंसी में, किसी भी दूसरी कंट्री करेंसी में फुली हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन के। When rupee became a floating currency, the current account of India was made fully convertible, but the capital account was only partial convertible, and this was done टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट, अपनी मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए कैपिटल अकाउंट को फुली कन्वर्टेबल नहीं किया गया। हालांकि आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ एस तारापुर कमेटी 1997 में जो बनाई गई थी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर, कि कैपिटल अकाउंट को फुली कन्वर्टेबल करना चाहिए, नहीं, इंडिया हैज़ बीन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अलाउिंग फुल कन्वर्टेबिलिटी इन दिस अकाउंट बट विद रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस। अभी तक इस पर डिसीजन नहीं आया है, डिसाइड नहीं कर पाया है कि हमें कैपिटल अकाउंट को फुली कन्वर्टेबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें, इट्स अ प्रोसेस, नॉट कि इवेंट है कि ये तभी हो सकता है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों में, कि कुछ प्रिकॉशंस होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी जिनके कंसिडर करते हुए हम इस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं। सो दिस वॉज एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया, कि हम कैसे इवोल्यूशन हुआ एक्सचेंज सिस्टम का। पहले फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम था, पर वैल्यू सिस्टम था, फिर
बास्केट पैच सिस्टम था, उसके बाद हम कैसे लम्प्स पे मूव हो गए, और उसके अंदर भी जो भी एक 60-40 रेशियो पहले अडोप्ट किया, जिसके अंदर कुछ रेशियोज थे जो हमें कितने परसेंट हम फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी को, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, तो ये सब हमने डिस्कस किया एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंदर। थैंक यू वेरी मच।